नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश के मौजूदा हालात को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहा है। चित्रकूट में 5 दिनों तक चले मंथन के आखिरी दिन संघ के नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि मुख्य फोकस यूपी में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव ही रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उस मास्टर प्लान का खाका खींचने में जुटा है जिसके आधार पर आगे बीजेपी और केंद्र सरकार को चलाना है। इस मंथन के बाद सरकार कुछ बड़े फैसले भी ले सकती है। शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ करते हैं। आरएसएस की दिशा, दशा और भविष्य को लेकर चित्रकूट के दीनदयाल उपाध्याय रिसर्च फाउंडेशन में 9 जुलाई से शुरू हुआ महामंथन मंगलवार को संपन्न हुआ। इस बैठक में राम मंदिर निर्माण, कोरोना के मुद्दे और देश की राजनीति हावी रही। बैठक में पूरी पारदर्शिता के साथ राम मंदिर निर्माण से जुड़े विवाद पर चर्चा हुई और राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय को कड़ी चेतावनी दी गई कि किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर जनता की क्या सोच है, इस पर चर्चा हुई। राम मंदिर का यूपी की जनता पर कितना असर है, इस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तमाम प्रचारकों से विस्तृत जानकारी ली। इसके साथ ही कोरोना के मसले पर भी चर्चा हुई। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान बीजेपी की खराब हुई छवि को सुधारने का प्लान बना। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोरोना से प्रभावित लोगों की अधिक से अधिक मदद करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आती है तो पूरे देश में व्यापक व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, कोई भी किसी तरह की कसर ना छोड़े और अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी के साथ पालन करे। बैठक में जनसंख्या नियंत्रण कानून पर भी चर्चा हुई। यूपी चुनाव से पहले संघ के सभी पदाधिकारियों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने पर सहमति जताई। आरएसएस का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का सीधा फायदा आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को होगा। इस बैठक को मुख्य रूप से यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है ताकि आरएसएस के पदाधिकारी सरकार की कमियों की रिपोर्ट कार्ड का जायजा ले सके। ये भी माना जा रहा है कि संघ द्वारा बनाए गए मास्टर प्लान में जगत गुरु राम भद्राचार्य के सुझाव भी शामिल हैं। राम भद्राचार्य तुलसी पीठ के संस्थापक हैं और वीएचपी के भी नेता। चित्रकूट की बैठक से 2 दिन पहले 7 जुलाई को संघ प्रमुख मोहन भागवत राम भद्राचार्य का आशीर्वाद लेने पहुंचे। उसी दौरान जगत गुरु ने गुरु मंत्र के तौर पर संघ प्रमुख को 7 मुद्दे दिए। इनमें धर्म परिवर्तन पर रोक, समान नागरिक संहिता लागू करना और जनसंख्या नियंत्रण पर कानून शामिल है। आरएसएस की ओर से बीजेपी के साथ समन्वय का कार्य सह कार्यवाह अरुण कुमार द्वारा संभाले जाने के बाद संघ यूपी चुनावों के लिए अहम रणनीति तैयार कर रही है। यूपी चुनाव से पहले करीब 3 लाख स्वयं सेवकों को घर घर तक भेजने की तैयारी की जा रही है, जिनका मुख्य उद्देश्य केंद्र और यूपी सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना होगा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद यूपी में बंद पड़ी 40,000 शाखाओं को शुरू करने पर विचार हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो आरएसएस की इस बैठक के निहितार्थ को समझेंगे, इसके मर्म को समझेंगे, इसके भविष्य में मिलने वाले संकेतों को आज समझेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। तारुफ मैं आपका करा दूं, मेरे साथ वहेश वर्मा जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर वंदना पांडे, आरएसएस के विचार से अपने को जोड़ के देखती हैं मैडम। संदीप चौधरी मेरे साथ जुड़ रहे राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत सबसे पहले प्रोफेसर वंदना पांडे आपसे ही करना चाहता हूं। मैम, आरएसएस की दिशा, दशा और भविष्य को लेकर ये जो बैठक असल में चल रही है, इस बैठक के माने क्या है जो हमारे दर्शकों को आप समझाना चाहें? इसका भविष्य आप कैसे देखती हैं? देखिए, ये संघ की, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम, बेहतर आ रही है, बोलिए। मैं तो पहले तो आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपके चैनल पर आज जुड़ने के लिए। संघ के संबंध में जो आपने बातें कही, तो ये इसकी बहुत स्वाभाविक और नियमित बैठक है। हर वर्ष जुलाई में बैठक हुआ करती है, क्योंकि पिछले वर्ष जो है वो कोरोना का दुष्प्रभाव था और इस वजह से वह बैठक टाली गई थी। तो यह एक नियमित बैठक है और संघ के बैठकों की एक बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया होती है। उस स्वाभाविक प्रक्रिया में नियमानुसार कहिए या स्वभावतः ही इस तरह के दायित्वों का की पुनर्संरचना की जाती है या उसको उसमें थोड़ी बहुत परिवर्तन किया जाता है और वो दायित्व दिया जाता है। तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन हाँ, जिस बात को पर जोर दिया गया है और जो हर बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दी जाती है,
वह है कि राष्ट्र की सेवा के लिए और भी तीव्रतम गति से, हर रूप से समर्पित होने की जरूरत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि राष्ट्र पर इस समय कई तरह की चुनौतियां सामने खड़ी है। कोरोना के संदर्भ में आप देखिए, कोरोना के संदर्भ में राष्ट्र एक अलग तरह की चुनौती से जूझ रहा है और कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो राष्ट्र की अस्मिता और एकता को विखंडित करने के लिए प्रयासरत है। उन चुनौतियों से भी लड़ने के लिए इस बैठक में चर्चा हुई है। तो इन जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई है कि राष्ट्र की सेवा के लिए और समर्पित रूप से कार्यकर्ता और स्वयं सेवक आगे आए और कार्य करें। जिन जिन स्थानों और स्थलों पर अधिक आवश्यकता है, वहाँ अधिक तन्मयता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का हर कार्यकर्ता वह प्रतिदिन एक ही समान समर्पित होता है, लेकिन विशिष्ट अवधि और विशिष्ट काल में वह अत्यधिक सक्रिय होता है, चाहे वो किसी तरह की विभीषिका हो, चाहे वो प्राकृतिक चुनाव के टाइम पे आपदा हो। सक्रिय हो जाता है मैडम, चुनाव के टाइम पे भी सक्रिय होता है, क्योंकि नहीं, कोविड नहीं, के टाइम पे तो चुनाव हमने के सक्रियता टाइम पे देखी नहीं। सक्रिय नहीं होता। कोविड के जी, टाइम नहीं पे तो होता, सक्रियता देखी नहीं मैडम। नहीं, आप शायद फिराक नहीं रहे, आप उसका ठीक से आपने फिर इसकी विवेचना ही नहीं की। अच्छा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यक्रम और कार्य मैडम, इस निरंतर बैठक का चलते मर्म ही नहीं रहते पता हैं। फिर आपको। चुनाव नहीं, इस बैठक नहीं, में चुनाव एक अहम इसलिए मुद्दा नहीं ये भी रहा, रहा कि उपाध्याय जी। आरएसएस कोविड के टाइम पे सक्रिय क्यों नहीं रहा, उनकी भागीदारी क्यों नहीं दिखाई दी, इस पे भी मंथन हुआ है मैडम, इस पे मंथन हुआ है। सक्रिय नहीं रहा उपाध्याय जी, कौन कहता है कि सक्रिय नहीं रहा? पहली लहर में जाके देखिए राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मैडम, तो बैठक में इस मुद्दे पे चर्चा क्यों हुई? तो बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा क्यों हुई? वंदना जी, तो बैठक में इस मुद्दे पे चर्चा नहीं होनी चाहिए थी ना? क्या चुनाव एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है? क्या चुनाव एक राष्ट्रीय दायित्व नहीं है? तो क्या इस राष्ट्रीय दायित्व में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के किसी भी कार्यकर्ता को अपनी भूमिका निर्वहन का अधिकार नहीं है ना? तो फिर इसके लिए इतने प्रश्न चिन्ह की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। यदि अभी तो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में ठीक है बैठक मैम, हुई नहीं ठीक है मैम। बैठक अन्य ज्वलंत मुद्दों पर हुई है जिस पर चर्चा है, और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बिल्कुल अपने नियमित दैनिक बैठक का आयोजन किया है। ठीक है। और 17 जुलाई में इस वर्ष भी हुआ है। ठीक है मैम। महेश जी, धर्म, संस्कृति और राजनीतिक मुद्दों के बीच यूपी चुनाव इस बैठक के सहारे किस तरह से साधेंगे सर? क्या लगता है एक नई दिशा यहाँ से मिलती हुई दिखाई देती है? जी, भारतीय जनता पार्टी की इसका सुझाव होता है, विचार होता है, तो दरकिनार करने की बात जो है न कभी सोचती है, न कभी उस चीज से अपने आप को अलग करती है। आरएसएस का सुझाव और विचार जो होता है वो देश के प्रति जो है बहुत ही लाभप्रद होता है। और तो जो है आप कभी भी विश्लेषण करिएगा तो उससे एक ही चीज आपको समझ में आएगा कि आरएसएस जो है देश के प्रति एक समर्पित संगठन है। इसका सिर्फ एक ही कोशिश होता है कि देश की सेवा की जाए, मानवीय मूल्यों की रक्षा, आवाज के लोग नहीं है। इस तरह की कोई अगर किसी तरह का अगर कोई एक विश्वसनीयता कम हुई है मानवीय संदेशाओं के प्रति, उसका जागरण कैसे, उस मूल्यों का कैसे हम वर्धन कर सकते, उसका एक समावेशी स्वरूप हम कैसे कर सकते, और जनता के बीच में ये विश्वास बहाल करने का जो एक मैकेनिज्म होता है, जो एक रणनीति बनाई जाती है, जैसे कि इस रणनीति की आपने चर्चा करी, निश्चित रूप से देखिए आरएसएस जो है, आप अगर ये कह रहे हैं कि ये उन लोगों का समूह है जो कुछ लोग इसको चलाते हैं, नहीं, ये वो लोग चलाते हैं जो इसके विचारों से प्रभावित होते हैं। जैसे आप उसमें मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इसीलिए इसका नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक। तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का जो स्वरूप है वो बिल्कुल वेल डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई सर्टिफिकेट मिलता है, ऐसा कोई नहीं है जो इसको, इसके विचार में ही सर, इसके विचार में ही प्रवाह है किसी भी चीज को लेकर चलने को। उसके साथ चलने का अगर आप कोशिश करेंगे तो सबसे पहले उसके विचार को अपनाएंगे। विचार में क्या है? सबसे पहले उसके लिए देश है, उसके बाद समाज है, उसके बाद जो हमारी जनता है उनके बीच में हमें किस तरह से काम करना है ताकि जनता देश सेवा में जुटे। देश सेवा क्या होता है? देश सेवा यही है कि जो हम और आप किसी अगर कठिनाई में है, किसी दिक्कत में है, तो हमें उस समय अपने आप को आगे लाना चाहिए, न कि अपने आप को पीछे धकेलना चाहिए। जैसे आज कोरोना काल में उन्होंने
अगर कोई चिंतन मनन किया है तो स्वाभाविक है। ऐसा कौन सा संगठन है जो आप एक ही संगठन का नाम ले लीजिए जो आप बता दीजिए कि महेश जी फलाना संगठन को मैंने काम करते हुए देखा है जमीन पे करके, या मीडिया हो या नॉन मीडिया हो या पॉलिटिकल पार्टी हो या एनजीओ हो, अगर कहीं कुछ दिखाई दिया है तो बीजेपी और आरएसएस के लोग कुछ दिखाई दिए। जो जिस रूप में भी आए वो वही लोग थे जिन्होंने कुछ किया। तो ठीक है सर, तो आरएसएस की उंगली पकड़ के बीजेपी सोच रही है कि वो तर जाएगी, तारनहार हो जाएगी और वो आगे बढ़ जाएगी। मैं समझ सकता हूं इस बात को भी सर। सुरेंद्र राजपूत है कांग्रेस से मेरे साथ। ठीक है सर, सुरेंद्र राजपूत, ठीक है सर, समझ गया सुरेंद्र जी। ठीक है सर, महेश जी आऊंगा। सुरेंद्र जी, असल में क्या आरएसएस बीजेपी के लिए वो आवरण है, वो एक शेल्टर है, वो एक कवच है जिसमें सारी चीजें आके समाहित हो जाती हैं, और जिन दिक्कतों पे, जिन परेशानियों पे बीजेपी को लगता भी है कि वो बहुत पिछड़ गई है, वो उसको भी दूर कर देती है। घनश्याम भाई, सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 10 सर हैं और 10 स्वर हैं। उनमें से 10 सर और 10 स्वरों का मात्र संगठन आरएसएस है। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे आरएसएस के नाम भारतीय जनता पार्टी एक दशानन की तरीके से है और उसके मात्र संगठन आरएसएस है। यहाँ पर बात क्या आ जाती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आरएसएस हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी, एक दूसरे के पूरक हैं। कहते हैं कि तुम मुझे पंथ को और मैं तुम्हें निराला। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से ही किसी भी तरीके का ज्ञान, ध्यान, कार्यकर्ता कुछ भी देना हो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है कहीं ना कहीं अपने आप को नॉन पॉलिटिकल बना करके सभी लोगों को अच्छी अच्छी बातें कहने का तो प्रयास करता है, लेकिन कहती ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियां कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियां कुछ और कहती हैं। तो संघ की कथनी में और करनी में हमेशा विभेद रहा। संघ ने अपने एक सगे बालक की तरीके से भारतीय जनता पार्टी को पाला, इससे पहले जनसंघ को पाला, उससे पहले हिंदू महासभा को पाला। लेकिन कभी भी संघ ने देश के प्रति आप बात कर ले, समाज के प्रति आप बात कर ले, इसकी सेलेक्टिव अप्रोच रही। आज संघ प्रमुख आदरणीय मोहन भागवत जी गाजियाबाद में तो कहते हैं कि साहब ऐसा है कि यहाँ पर एक पिता की सब संतानें हैं, यहाँ पर कोई हिंदू या कोई मुसलमान नहीं है, सबकी पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है, लेकिन सब इस राष्ट्र के 44 साल में एक डीएनए के नागरिक हैं। लेकिन वो साक्षी महाराज जैसे लोगों को, गिरिराज सिंह जैसे लोगों को और इसके अलावा तमाम विवादित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रोकने में नाकामयाब रहते हैं। वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी रोकने में नाकामयाब रहते हैं, जो हिंदू मुसलमान करने की पॉलिसी को रखते हैं। तो संघ को कई सवालों का जवाब देना होगा कि संघ जो है, अब आप ने जैसे अभी कहा, पिछले कोरोना काल में आपको यूथ कांग्रेस दिखाई दी, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी दिखाई दिए, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा। विपक्ष के और लोग दिखाई दिए, समाजवादी पार्टी के लोग दिखाई दिए, बहुजन समाज पार्टी के लोग दिखाई दिए, आप वाले एक आध दो लोग दिखाई दिए, लेकिन आपको संघ कहीं नहीं दिखाई दिया। लेकिन इसके बाद फिर सॉफ्ट फोटो आनी शुरू हो गई कि साहब संघ ने ये कर दिया, संघ ने वो कर दिया। सच बात की संघ हो जाता है शामिल बाजा। आज संघ इसको दिशा निर्देश देने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसे ये लोग जीते इसके लिए काम कर रहा है। और कहने को इनके ऑफशूट ये कहते हैं कि हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हम तो व्यक्ति का निर्माण करते हैं, हम तो राष्ट्र का निर्माण करते हैं। भाई अगर ये व्यक्ति का निर्माण करते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं और राजनीति में हिस्सा नहीं लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय संघ के कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों सक्रिय रहते हैं? जो संघ की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सक्रिय रहती है। जो अयोध्या में जब मंदिर निर्माण हो रहा होता है तो 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की खरीदी जाती है, वो राम ट्रस्ट के द्वारा, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा क्यों खरीदी जाती है? तो इन सारी बातों का जवाब संघ को देना होगा और संघ को ये भी बताना होगा। ठीक है सर, ठीक है। प्रोफेसर वंदना, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले संदीप चौधरी मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं। संदीप जी, चित्रकूट के तीरे ये बैठक क्या इशारा करती है, क्या संदेश देती है? ये बैठक आरएसएस के लिए है या बीजेपी के लिए है या फिर आने वाले चुनाव के लिए है? आपका विश्लेषण क्या कहता है सर?
देखिए घनश्याम जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। और जिस तरीके से चित्रकूट के अंदर आरएसएस ने ये अपनी मीटिंग रखी है, जिसको नाम चिंतन शिविर दिया गया है। वैसे तो घनश्याम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरएसएस समय समय पर अपने चिंतन शिविर लगाते हैं, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग शहरों में आयोजित किए जाते हैं। लेकिन ये जो कोरोना पीरियड गया, इस कोरोना पीरियड में कहीं भी आरएसएस एक्टिव नहीं मिला, आरएसएस के कार्यकर्ता एक्टिव नहीं मिले। तो ऐसे में चिंतन शिविर बुलाना जरूरी हो गया था, क्योंकि आरएसएस को एक ऐसा संगठन भी माना जाता है कि जो गैर राजनीतिक होने के बावजूद सामाजिक कार्य और देश हित के कार्यों के लिए जाना जाता है, देश हित का टैग लगा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये प्रेशर है। और आने वाला जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी सीट को कैच करे। और भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है वो आरएसएस से खड़ा होता है। आरएसएस के कार्यकर्ता जमीन पर रहते हैं, जमीन पर रहकर लोगों के लिए काम करते हैं। हिंदुस्तान की एकता और अखंडता से जो बातें होती हैं वो आरएसएस से निकल के आती हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि एक के पंथ और दो काज वाली बात है। एक तो ये कि हमारा संगठन एक्टिव कैसे नहीं था, आरएसएस के कार्यकर्ता कोरोना पीरियड में काम करते हुए क्यों दिखाई नहीं दिए। दूसरे, उन्होंने अपनी तैयारी की है कि किस तरीके से हम कार्यकर्ता है काम कर सकते हैं, जिससे कि हमारे लोग बीमार भी ना हो और हम समाज में एक मैसेज भी दें और लोगों को समझाने का काम, चाहे हम अवेयरनेस का काम करें, चाहे लोगों को गांव के बाहर रोकने का काम करें, लेकिन आरएसएस का कार्यकर्ता दिखाई देना चाहिए, आरएसएस का कार्यकर्ता एक्टिव रहना चाहिए। और लोगों के बीच में और दूसरे राजनीतिक दलों के बीच में और मीडिया के बीच में ये खबर जानी चाहिए कि आरएसएस के कार्यकर्ता देश हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। इस तरीके से पहले कई बाढ़ आती है, कई दंगे हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने कार्य किए हैं। ठीक है, तो ये चिंतन असल में बहुत दूर की दृष्टि से सोचकर किया जा रहा है और ये चिंतन अपने लिए भी और बीजेपी के लिए भी है। सर, आप मेरे साथ बने रहिए, बैठक के मायने को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। सभी खास मेहमानों का खास पैनल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले मैम आप कुछ कहना चाह रही थी। प्रोफेसर वंदना, प्लीज अपनी बात बोलिए। मैं ये कहना चाह रही हूँ, एक्चुअली मेरे पास आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। ठीक करा देता हूँ मैम, मैं ठीक करा देता हूँ। आ रही है तो जितना कुछ मैं जिसकी सच्ची बातों को सुन पाई हूँ, अच्छा, उन बातों के परिप्रेक्ष्य में ही मैं कुछ अपने विचार बिंदु रखना चाहूँगी। माननीय आदरणीय सुरेंद्र राजपूत जी कुछ कह रहे थे और ये कह रहे थे कि संगठन और भाजपा की विचारधारा मिलती जुलती। मैं माफ कीजिएगा सुरेंद्र जी, मैं बहुत अच्छी तरह से आपको सुन नहीं पाई, तो हो सकता है मैं आपकी जवाब में कहीं कोई पूर्णतया उचित न्याय न कर पा रही हूँ। लेकिन मेरा जो मानना है वो मानना है कि भाजपा के जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक की आनुषंगिक संगठन है, कोई इसमें दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारी विचारधारा, हमारी आइडियोलॉजी, हमारे आदर्शों को आत्मसात करती है और उसका अनुसरण करती है। तो निश्चित रूप से जहाँ कहीं भी हम उसके लिए एक उसके कैसे उसको सशक्त करने के लिए, उस विचारधारा को सशक्त करने के लिए हम सहयोग दे पाएंगे, हम जरूर देंगे। लेकिन माफ करिएगा सुरेंद्र जी, कांग्रेस की कौन सी विचारधारा है कि वो कांग्रेस बंगाल में कहीं और समझौता करती है और केरल में कहीं और करती है और उसी विचारधारा के लोगों का एक जंगल बनाती है, जिन विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं है, तब आपको विचारधारा की याद नहीं आती है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन की जो आप बात कह रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन को वो लोग ऐसे ही लोग उस पर प्रोफेसर वंदना तो सुरेंद्र जी फिर ये ना कह दे कि पीडीपी को गालियां दे के, पानी पी के कोस के उनके साथ सरकार बना ली और पीडीपी ने नाक में दम कर दिया है। अब वो ये ना कह दे फिर। ये छोड़ दीजिए मैम, मुझे संघ समझाइए। मुझे आपसे संघ समझना है मैम, बीजेपी कांग्रेस में समझ लूंगा, मुझे संघ समझाइए। बिल्कुल ठीक है, आपने नहीं समझना आपको। लेकिन अगर कांग्रेस इस पर प्रश्न खड़ा करेगी तो पूछेंगे संघ का किसी राजनीतिक दल में इस तरह से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि राजनीतिक दल संघ को भाजपा के साथ जोड़ेगा तो इस राजनीतिक दल पर हम प्रश्न खड़े करेंगे। किसी आतंक की बात करता है राजनीतिक दल, पहले अपने गिरेबान में झांके फिर दूसरों पर प्रश्न खड़ा करे कांग्रेस। और रही बात संगठन की, संगठन को जिन्होंने नहीं समझा है वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर इस तरह की बचकानी बातें करते हैं कि संगठन एक दिन करता है अपने प्रयास। संगठन के शिविर, चिंतन, मनन हमेशा चलते रहते हैं और राष्ट्र की जरूरत समस्याओं से संगठन अपने आप को पूरा जुड़ा रखता है, उससे जुड़ा हुआ है। राष्ट्र की अस्मिता एक अब
अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चाहे वो संवैधानिक ठीक हो, है, चाहे वो सांस्कृतिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, ठीक है। संघ उससे अगर राष्ट्र की अस्मिता पर कहीं भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो संघ उन मुद्दों को उठाएगा और संघ उन मुद्दों के लिए लड़ेगा और संघ इस राष्ट्र की एकता और अस्मिता के लिए लड़ेगा। ठीक रही है। बात कि चुनाव के संदर्भ में क्यों ये बात कही गई, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि यदि कहीं चुनाव है और यदि कहीं उससे कहीं सामाजिक समस्याएं उस परिप्रेक्ष्य में कहीं भी जुड़ती है या आगे आती है तो निश्चित रूप से चुनाव एक राष्ट्रीय उत्सव है, एक संवैधानिक उत्सव है और भारतीय संघ के सेवक संघ का सदस्य भी इसी राष्ट्र का नागरिक है। क्या उसको इस राष्ट्र के चिंतन मनन की इस राष्ट्र की समस्याओं से जुड़ने की और उसके समाधान का दायित्व नहीं है? बिल्कुल है और बिल्कुल करेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इससे जुड़कर। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर वंदना, जब आप अपने संघ की सफाई मुझे समझा रही थी तब सुरेंद्र राजपूत लगातार मुस्कुरा रहे थे, बल्कि कई बार तो मुझे लगा ठाके मार के हंस रहे हैं। वो कोई गम छुपा रहे थे। पूछ लेते अच्छा अच्छा पूछ सकते हैं मैडम, ठीक है मैम, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है मैम, आराम आराम से पूछ लेते हैं मैम, एक एक करके बात कर लेते हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है, अन्यथा हमारी जैसे हम किसी हो कि ये ना समझो कि हम हारे हैं। ठीक है। हमारे सुरेंद्र राजपूत प्लीज रिस्पॉन्ड। ठीक है, ठीक है, सुरेंद्र जी को सुन लेते हैं। सुरेंद्र जी, इस मुस्कुराहट की वजह क्या है? मुझे दो तीन बातें वंदना जी हम पर नाराज हैं, गुस्सा हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें वंदना जी नाराज नहीं है भाई, बिल्कुल नाराज नहीं है। वंदना जी हमारी बात, तो हमें वंदना जी की बातें बहुत अच्छी लगी। सच बात यह है कि वंदना जी नाराज थोड़ी हो जाता है छोटे भाई पर। जी हम आपको बताएं, वंदना जी की कुछ बातें बहुत अच्छी लगी। वंदना जी ने अपनी स्वीकारोक्ति संघ जो 50 साल से नहीं स्वीकार कर पाता था वो वंदना जी ने स्वीकार कर लिया। अगर वंदना जी जैसे लोग संघ प्रमुख हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। इन्होंने स्पष्ट कहा कि साहब भारतीय जनता पार्टी हमारा अनुसांगिक संगठन है और हम उनको समय समय पर सब कुछ देंगे, हम उनकी राजनीतिक रूप से भी सेवा सुविधा करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे, समर्थन भी करेंगे, सारी चीजें उन्होंने बीच में बताएंगे। मैंने कहा है मेरी विचारधारा और मेरे आदर्शों को जो भी आप विकास करेगा हम उसके साथ संघ खड़ा पाएगा। ठीक, अच्छा मैम एक बार बोलने दीजिए प्रोफेसर वंदना, प्लीज एक बार उन्हें बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा। चाहे मैम आज संघ पे ही चर्चा कर रहे हैं, आज संघ को सबसे ज्यादा समय दूंगा, वादा है, बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं। कहा तो हम इनकी बात से पूर्ण सहमत हैं। आज इनका एक तो आवरण था जो इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के दबाव में आकर के कहा था कि संघ कभी किसी तरीके की राजनीति आएगा। आज वंदना जी ने स्पष्ट कर दिया कि संघ राजनीति के अलावा कुछ नहीं करता। अब तक जो संघ की एक सामाजिक संगठन के नाते इज्जत थी, अब उनको राजनीतिक संगठन होने के तरीके से उनका विरोध भी होगा, उनका समर्थन होगा। अब आप इन्होंने बात कही विचारधारा की, तो सच बात यह है कि जो विचारधारा इन्होंने कहा भाजपा की है वही विचारधारा संघ की है। तो इन्हें कुछ कठिन प्रश्नों के जवाब देने होंगे। इनको ये जरूर बताना होगा कि नागपुर में आखिर है वो कौन से कारण है नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये लोग मुस्लिम लीग से समझौता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या संघ के कहने से वहां मुस्लिम लीग से समझौता करते हैं? क्या कश्मीर क्षमा करिएगा, अच्छा मैं पीसीआर के साथियों से कहता हूँ आपकी आवाज दुरुस्त कर देंगे। एक बार प्लीज वंदना जी की आवाज सही से कर दीजिए, प्लीज सुन नहीं पा रही हैं। तो नागपुर में मुस्लिम लीग के साथ जो समझौता कराया भारतीय जनता पार्टी का, वो संघ ने कराया क्या? औरंगाबाद ओवैसी के साथ समझौता कराया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो संघ ने कराया क्या? आजमगढ़ में भाजपा के जो जिला पंचायत के साथ समझौता ओवैसी पार्टी का कराया एमएलए का, वो क्या संघ ने करवाया है? टीपी के साथ जो समझौता कराया, कश्मीर में सरकार बनाई, वो क्या संघ के कहने से और संघ के समर्थन से बनाई? त्रिपुरा में लगभग 18 देश विरोधी संगठनों के साथ भारतीय जनता पार्टी जुटी, वो संघ के बिल्कुल भाव प्रभाव और स्वभाव में हुई। और मणिपुर में नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट्स हैं अल्ट्रा वहां के लोग, उन सारी जगहों पर संघ के कहने से भारतीय जनता पार्टी ने अगर समझौते किए तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और संघ के लिए क्या नाम स्वागत की बात हो सकती है, लेकिन देश के लिए कहीं ना कहीं हानिकारक बात।
ठीक। सारी बातों का जवाब को भी देना होगा और सारी बातों का जवाब महेश वर्मा जी की पार्टी को भी देना होगा। ठीक है। जो बात आपने हमारे लिए कही तो एक समझ लीजिए, हम अकेली पार्टी है, हमने कभी भी सांप्रदायिक ताकतों के साथ कभी समझौता नहीं किया। हाँ, आप लोगों ने, संघ के लोगों ने हमसे लिखित माफिया मांगी है। इमरजेंसी के पीरियड में भी आप लिखित रूप से, भाऊ साहब देवरस ने लिखित रूप से माफीनामा किया, जेल से बाहर आए। आजादी के समय आप अंग्रेजों से माफीनामा देकर के बाहर आए। आप उसके बाद कांग्रेस से तमाम समय पर आप माफीनामा देकर के बाहर आए हैं। तो ये हमने कभी किसी के साथ आज तक सांप्रदायिक ताकतों के साथ समझौता किया, ना अपने नीति से, नियम से, विचार से समझौता किया। हमने कुछ पार्टियों से समझौता किया है तो भारत में रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, और जो रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उन्हें चुनाव लड़ने का हक है। आप असम में AUDF के लिए कह सकती हैं, हाँ हमने समझौता किया, लेकिन हमने जो है इस तरीके से बंतर बांटने की कि मुस्लिम लीग से नागपुर में समझौता करें। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी। अब पता नहीं यूपी चुनाव में आपसे कोई समझौता करेगा भी नहीं करेगा, वहां किसे आप ढूंढेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। कोई आपके साथ आएगा भी या नहीं आएगा। बहरहाल ठीक है। प्रोफेसर वंदना मैम, बीजेपी को तो बोलने दीजिए, कांग्रेस को नहीं बोलने दे रही है, समझ में आ गया, लेकिन बीजेपी को तो बोलने दीजिए। ठीक है, आपको संघ और भाजपा एक हो गई। ठीक है, ठीक है। मेरा कहना यह है कि सांप्रदायिकता की बातें वो करते हैं जिन्होंने सांप्रदायिकता के नाम पर देश बांट दिया, जिन्होंने सांप्रदायिकता के नाम पर देश बांट दिया, वो सांप्रदायिकता की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि हमारा माफीनामा कीजिए। सर, अरे अपना इतिहास देखो, इस देश के 2 टुकड़े संप्रदाय के नाम पर कर दिए। ठीक है देश के 2 टुकड़े कर दिए। प्रोफेसर वंदना। ठीक है सुरेंद्र जी, सर कांग्रेस वर्सेस संघ नहीं है ना सर कांग्रेस वर्सेस संघ नहीं है सर, और लोग भी हैं। प्रोफेसर वंदना, महेश जी बोर हो गए हैं। प्रोफेसर वंदना, महेश जी बोर हो गए, प्लीज बीजेपी को भी मौका दीजिए। बीजेपी कह रही है यहाँ भी नहीं बोलने दे रहा संघ, कहीं तो बोलने दीजिए बीजेपी को। ठीक है सुरेंद्र जी, आ रहा हूँ। महेश जी, असल में आपको क्या लगता है, यूपी के चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यूपी की चुनावी महाभारत में संघ क्या कृष्ण की भूमिका में है और योगी जी अर्जुन है क्या? इससे पहले मैं आपको कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं तो यहाँ पर RSS को जो भला बुरा कहते हुए अपनी लंबी तहरीर लंबा भाषण जो है जाती है, मैं ये जरूर कहूँगा कि कोरोना काल में कांग्रेस का जो है और वो जो कर रही थी, तो जो प्रचार था जिससे से देश के लोगों को मौत से मुंह में छोड़ने का एक प्रयास था कांग्रेस का, तो आज कांग्रेस प्रतिनिधि के इस बातों से उजागर हो रहा है कि अगर RSS कहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ देखने का आपत्ति आ रहा है। इसका मतलब महेश जी मेरा सवाल यह है कि आपके लिए कृष्ण की भूमिका निर्वहन करती है क्या संघ? मुझे ये समझा दीजिए सर, संघ कृष्ण की तरह आपको गाइड करती है क्या? कृष्ण के कहने पे ही जिस तरीके से पूरी महाभारत देखी हमने, क्या वैसा ही होता है? उसके ऊपर दिया था, उसका भी जवाब प्लीज। लेकिन कांग्रेस के जो प्रतिनिधि ने जो बोला है, निश्चित रूप से उसका भी जवाब देना लाजमी है। आपके दर्शकों का ये जरूर मन में उत्सुकता होगी कि भाई अगर कांग्रेस के लोग ऐसे कह रहे हैं तो कारण क्या है, इसको भी स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो मैं यही आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए RSS का जो एक भूमिका है वो बहुत समावेशी होता है, न कि वो किसी मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी, हमने कहा ना कि हम विचार परिवार हैं, RSS के लोग आके भारतीय जनता पार्टी में काम करते हैं, वो कहीं अगर कहीं मार्गदर्शन मिलता है RSS से, निश्चित रूप से वो हमारे लिए लाभप्रद होता है, हमारे लिए वो सहायक चीज होता है। हम राजनीतिक पार्टी हैं, उसके लिए हमें जहाँ से भी आपके भी विचार अगर पहचान की हमें मिलते हैं तो हम उस चीज को भी कहीं न कहीं अपनाते हैं और उसके लिए देखते हैं कि हम उसकी किस तरह से अपने पक्ष में या अपने तरीके से उस चीज को हम करते हैं। एक बात, दूसरी बात कि हमारी RSS की भूमिका जो आप कह रहे हैं कि कृष्ण की होगी और बीजेपी की अर्जुन की होगी, तो मैं इस बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि देखिए RSS जो है न कृष्ण का काम करता है न अर्जुन का काम करता है, वो एक हमेशा वो काम करता है जो देश हित में, जो राष्ट्र हित में हो। आज आप देखिए उस उत्तर प्रदेश में जहाँ पे
कांग्रेस और सपा ने अलायंस करके देख लिया, दोनों बउआ ने आपस में दाल मटोला करके देख लिया, फिर सपा और बसपा ने आपस में करके देख लिया। इन लोगों ने जाति, धर्म और विद्वेष फैलाने की हर संभव कोशिश कर ली, लेकिन क्या ये लोग कभी इस प्रदेश का भला कर पाए? नहीं कर पाए। आरएसएस जो है चिंतन और मनन जो करता है वो सिर्फ इस दिशा में करता है कि अच्छे लोगों का या वो किसी भी तरह से भी अच्छे लोगों का राजनीति में भी समावेश। जो मुख्यमंत्री है वह जो भी आप देखिए उनके काम को, या वो सांसद के तौर पे या मुख्यमंत्री के तौर पे या वो संत के रूप में भी जो उनका आकलन है, फिर उनके कार्य का आप अगर कहीं आकलन और विश्लेषण करेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को जो ठीक है, तो आप मान रहे हैं कि आरएसएस आपका मार्गदर्शन करता है और वो मार्गदर्शन असल में पूरे देश के हित से होता है। आप मेरे साथ बने रहिए सर। आज हम बात कर रहे हैं आरएसएस की चिंतन बैठक की, जिसके कई मायने हैं जो तमाम पैनलिस्ट हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ संदीप चौधरी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, असल में अभी बीजेपी के प्रवक्ता का कहना था कि असल में देखिए मार्गदर्शक के तौर पे आरएसएस उनका काम करता है, लेकिन प्रोफेसर वंदना कह रही हैं कि अनुषंगिक संगठन है। सर थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा, असल में स्थिति क्या है? देखिए घनश्याम जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, मैं क्लियर कर देता हूं आपको। आप ये देखिए जिस तरीके से सभी दूसरी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करती हैं, अपने संगठन, अपनी विंग्स अलग अलग बनाए हुए हैं, इसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसमें संगठन का जो कार्य है, संगठन को देखने का कार्य पूरी तरीके से आरएसएस करता है। अगर आप किसी भी प्रदेश में जाएंगे, किसी भी प्रदेश संगठन के बारे में, एक प्रदेश में सह संगठन मंत्री होता है, संगठन मंत्री होता है। इसी तरीके से नेशनल लेवल पे जो बीएल संतोष जी का आपने नाम सुना होगा, शिव कुमार जी का नाम सुना होगा, ये सभी लोग आरएसएस से आते हैं और ये संगठन का काम देखते हैं बीजेपी का। तो आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी का संगठन या बीजेपी आरएसएस से अलग है। और बीजेपी को जो रणनीति प्रदान करती है, जो उसके लिए बेस तैयार करती है, वो पूरे तरीके से बीजेपी जो परफॉर्म करती है, आप ये समझिए आरएसएस के बनाए हुए प्लेटफॉर्म पर बीजेपी परफॉर्म करती है। इस तरीके से एक तैयार पिच होती है, उसका बैटिंग करने के लिए जो बेस दिखाई देते हैं, जो टिकट खरीद करते हैं, लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए लोग आते हैं, वो जरूर बीजेपी के होते हैं, लेकिन वो पिच तैयार करने का काम पूरे तरीके से आरएसएस करता है, आरएसएस का संगठन करता है। ठीक है सर, मेरे साथ प्रोफेसर वंदना भी हैं। प्रोफेसर वंदना, असल में भागवत साहब का ये बयान कि मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कहने वाला वो कोई भी शख्स हिंदू नहीं हो सकता, ये किस ओर इशारा करता है? क्या आरएसएस अपना सेकुलर चेहरा चमकाने की भी कोशिश कर रहा है? नहीं, अभी चमकाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंच पर बहुत दिनों से माननीय इंद्रेश भाई जी काम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। और जब वो कश्मीर में कार्य कर रहे थे तब भी इस समुदाय विशेष के लिए काम कर रहे थे। हमारा कहना सिर्फ ये कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, वह राष्ट्र का स्वयं सेवक है, जो राष्ट्र के लिए कार्य करता है, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए जीता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता है, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने की बात करता है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का से जुड़ा हुआ है। तो क्या मुस्लिम व्यक्ति, मुस्लिम समाज राष्ट्रीय एकता की बात नहीं करता, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने की बात नहीं करता? करता है ना। तो फिर क्यों हम ये भ्रम तो फैलाया हुआ किसी खास राजनीतिक दल का है, इस राजनीतिक दल का है जिन्होंने संप्रदाय के नाम पर इस देश का विभाजन कर दिया, और अब फिर संप्रदाय का कहने की सबसे बड़े जो है, अच्छा वंदना जी, जिस दिन देश को बांटा, वंदना जी, जिस दिन मुस्लिम लीग की स्थापना की, उस दिन कहा गया था वंदना जी, स्वयं सेवकों को बचपन से सावरकर और गोवलकर समझा के अब बाद में ये बता देना कि देखिए पाकिस्तान वो पाकिस्तान कहने वाली बात जो कहेगा वो हिंदू नहीं हो सकता। मैम आपको नहीं लगता कि कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा इसमें? कैसे समझ पाएंगे वो सारी बातें जिन्होंने बंच ऑफ थॉट पढ़ा है? आदरणीय सावरकर जी और गोलवलकर जी की आदर्श की बात ने कभी भी देश को बांटने की बात नहीं कही है, देश के नागरिकों को आपस में बांटने की बात नहीं कही है, राष्ट्र की एकता की, राष्ट्र की संप्रभुता के, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने की बात कही है। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ लोगों ने किसी को अपना मंच बना करके राष्ट्रीय पूछिए कि अगर वीर सावरकर और गोलवलकर के विचारों में क्या ऐसा लगता है? सर आ रहा हूँ
देखिए मैं इसका जवाब दूं उससे पहले, अरे सर एक एक करके बोल लीजिए सर, एक एक करके। महेश जी आ रहा हूँ आपके पास। मैं यही कहना चाह रही थी, माननीय सावरकर और गोरवलकर जी के विचारों में कहीं भी ये बात नहीं सिखाई गई है। ये उन चंद राजनीतिक दलों स्वार्थी लोगों ने इसे बिना मतलब जल फैलाकर अपनी रोटी सेक करके और सांप्रदायिकता को बढ़ाने का कार्य किया है। उन्हीं लोगों ने जिन्होंने संप्रदाय के नाम पर इस देश को बांटा, जिन्होंने भारत माता के 2 टुकड़े किए, जिन्होंने अच्छा सर बीजेपी सर क्यों जाया कर रहे हैं सर महेश जी आप ही के पास आ रहा हूँ। महेश जी इसके बाद आप ही के पास आ रहा हूँ सर। डिबेट को डिबेट जैसा कर ले, एक एक करके तो बात समझ में आएगी आपकी। हमारे देश के आप महेश जी आपकी हर बात सुनने का समय दिया जाएगा सर। बिल्कुल मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले जब वाकई सुरेंद्र राजपूत साहब जब समझा रही प्रोफेसर वंदना कि असल में दोनों के विचारों में इस तरह का कोई खालमेल नहीं था जिसको हम ऐसे जोड़कर देखें, तो आप ताली मार के हंसते हैं सर। अजीब बात है सर। क्या करें आप, अब हम इनको हंस भी नहीं सकते, क्या ये देशद्रोह का मुकदमा लगवा देंगे। सच बात ये है कि जब वंदना जी ने आरएसएस में और आरएसएस के अनुसांगिक संगठन कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी में ही आपस में मतभेद होगा, तब अपने आप क्लियर हो जाएगी चीजें। आपके सामने इनको 15 मिनट आमने सामने बैठा दीजिए तो आपको 50 चीजें अंतर नजर आएगी। एक बात। दूसरी बात, अभी आदरणीय वंदना जी ने एक बड़ी अच्छी, अरे भाई बीच में मत हाँ बोली। मैं आपको बताऊं, पहली बार द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत सावरकर जी ने दिया। ये ऐतिहासिक सच। लीग के उप मुख्यमंत्री पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में बने फजलुल हक की मिनिस्ट्री में 11 महीने वो उप मुख्यमंत्री मुस्लिम लीग के रहे कलकत्ता में, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस ने उनको पीटने तक की धमकी दी थी क्योंकि वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे। पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे, वो किस कारण से वहां पर मुख्यमंत्री बने मुस्लिम लीग के। जनसंघ ने और मुस्लिम लीग ने मिला करके 7 प्रांतों में आखिर किस कारण सरकार बनाई थी अंग्रेजों के समय, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस से लेकर के और हिंदुस्तान के बाकी जगहों पर। इन सब चीजों को लेकर के आरएसएस को प्रवक्ता जी थोड़ा सा साथ रहिए, अभी आपकी और खाल बढ़ेगी। सर ऐसे नहीं हो पाएगा सर, ऐसे नहीं। मैडम आप काउंटर करिएगा। सर डिबेट, सर देखिए डिबेट में सबको बोलने का मौका दिया जाएगा सर, डिबेट में सबको बोलने का मौका दिया जाएगा। प्रोफेसर वंदना प्लीज, एक साथ नहीं हो सकता मैम, सबको मौका देना पड़ेगा। एक ब्रेक में ले रहा हूं सर। फिर की चिंतन बैठक की कि असल में उसके मायने क्या है। महेश जी आपके पास आऊं उससे पहले सुरेंद्र राजपूत जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, फिर महेश जी के पास जा रहा हूं। ने हमारी बात पूरे नहीं होने दी थी। आप बोल दिए सर। वंदना ने ना महेश वर्मा। आप बोलिए सर, बोलिए। मैं आपसे जो पूछना चाह रहा था, जो मैं फिर से वंदना जी से, कि भाई आखिर वो कौन से कारण थे कि सावरकर साहब अंग्रेजों से 60 रुपए की पेंशन लेते थे। इस बारे में भी इनको जवाब देना होगा। आखिर वो कौन से कारण थे कि सावरकर साहब ने आजाद हिंद फौज के खिलाफ 1 लाख हिंदुओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती कराया था, जिन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंट पे हमारी आईएनए की आर्मी के लाखों लोगों को मरवा दिया था। आखिर वो कौन से कारण थे कि भगत सिंह से मिलने के लिए, अमर शहीद भगत सिंह से मिलने के लिए एक भी संघी नहीं गया, एक भी संघ वाला क्या वकील नहीं था जो भगत सिंह जी का मुकदमा कांग्रेस ने लड़ा। एक भी संघ का ऐसा आदमी नहीं था जिसने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत का विरोध किया हो। एक भी संघ का ऐसा आदमी नहीं था जिसने पाकिस्तान बनने का समर्थन न किया हो। सच बात यह है कि इन सारी बातों के, कठिन बातों के, और हाँ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात वंदना जी एक बार पढ़ लीजिएगा,
बाकायदा मुस्लिम ठीक लीग है, के उप ठीक है। मुख्यमंत्री सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सर आखिरी पड़ाव पे हूँ, समय थोड़ा देना पड़ेगा सर, समय सबको थोड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, नहीं आप बिल्कुल दीजिए, ठीक है। लेकिन इन सवालों के जवाब जरूर महेश जी देंगे ना, महेश जी आतुर है सर, महेश जी कांग्रेस बिल्कुल रुके, आप ही की बात खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। महेश जी, सुरेंद्र राजपूत जी की बातों का जवाब तो दीजिए। ठीक है, ये बात आप हमें कांग्रेस को सिखाएंगे ठीक कि है। कांग्रेस क्या थी? ठीक है, ठीक है। आज इस सवाल के बारे में जो बात कह रहे हैं, बात आप नेहरू की बात करेंगे महेश वर्मा जी, आपको शर्म नहीं आती नेहरू का नाम लेते हुए? सुरेंद्र जी अब सुन लीजिए ना, सुरेंद्र जी अब सुन लीजिए सर। महेश जी बोलिए तपस्वी को जितना छोटा करके नौक रहे हैं, ये अपने ही तमाशा मार रहे हैं। नेहरू की अगर कांग्रेस पार्टी में जाके पूछे कि नेहरू ने किस बात के लिए माफी मांगी थी जिनका वक्त, तो ये नेहरू को निशा दिखाए हैं, तो नेहरू को निशा दिखाया है, इससे हाथ जोड़े पार्लियामेंट में रहा था। अरे माफी मांगी 60 रुपए की पेंशन, 60 रुपए की अच्छा एक सुरेंद्र जी जो आप चाहते नहीं वो दूसरों के साथ मत करिए ना सर, जब वो बोल रहे हैं तो मत बोलिए प्लीज सर, एक बार बात पूरी हो जाए। महेश जी जल्दी से बोलिए। दूसरी बात की आज घनश्याम की आप तक जो है इस समाचार और के ऊपर नहीं बहस है, आरएसएस की जो भूमिका है उसको जो है किस रूप से नहीं, लेकिन बहस का ये विषय जरूर है महेश जी कि बदलती हुई नई सेक्युलर छवि को क्या वो परंपरागत वोटर समझ पाएगा? और मुद्दा जो है आपका जो भी चीज आप कर रहे हैं उसकी वजह से हम इस देश के महामंत्री का उपहास हुआ है और उनको कंपेयर करके और कांग्रेस का प्रतिनिधि उसके ऊपर इस तरह का कटाक्ष करे, इससे बड़ा संसार करने वाली बात हम लोगों के लिए नहीं। हमारे लिए हम भारतीय है, जिस आदमी ने इस देश के लिए कंज्यूमर होम कर दिया उस आदमी के ऊपर इस तरह का ये देना कांग्रेस के प्रतिनिधि को शोभा नहीं देगा। इसके बारे में उसके सबसे आदर्श कह करने वाले नेहरू ने माफी मांगी। कुछ भी बात अब आ जाइए, हमारे लिए आरएसएस क्या है आपको बताया, गंगोत्री है जहाँ से विचार पैदा होता है, तो उस पवित्र धारा में हम सब लोग अपने आप को निर्मल समझते हैं। हमारी सोच है, हम कहते हैं कि हम राष्ट्रीय स्वयं के विचारों को लेकर चलने वाले लोग, हम परिवार को लेकर नहीं चलने वाले लोग हैं, हम एक परिवार का फंक्शन में नहीं रहते हैं। ठीक है, हम एक परिवार के लिए मरने वाले लोग नहीं है, हम एक परिवार के लिए जीते, हम एक परिवार के लिए आपूर्ति करने वाले लोग नहीं है। ठीक है महेश जी ठीक है महेश जी हो गया। महेश जी आप आ रहा हूँ महेश जी समय थोड़ा सा कम है। संदीप चौधरी, ठीक है महेश जी आ रहा हूँ। संदीप चौधरी जी, यह हालांकि मैं समझना चाह रहा था कि जो बदलती हुई नई सेक्युलर छवि है आरएसएस की, जिसका जिक्र किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाने लगा है, क्या पारंपरिक वोटर उसके साथ सहज हो पाएगा? मुझे ये समझा दीजिए सर। देखिए घनश्याम जी, मैं आपको बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, जो पिछले कुछ समय से आपने देखा वोट बैंक लगातार बढ़ा है, तो उसमें बहुत बड़ा रोल आरएसएस का है। आरएसएस के कार्यकर्ता लगातार बढ़े हैं और आरएसएस आपको भी मालूम है और ये सर्वविदित है कि आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है, इस तरीके से संघ के लोग बताते हैं। तो जो वोट बैंक आरएसएस का बड़ा है, जो कार्यकर्ता आरएसएस का बड़ा है, उसी के बेस पर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक भी बड़ा है और वो चीज दिखाई भी देती है। जिस तरीके से आप उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पे बहुमत की सरकार है, केंद्र में बहुमत की सरकार है, तो लगातार ये जो विस्तार है संघ के माध्यम से, आरएसएस संगठन के माध्यम से, वो टाइम पर अलग अलग तरीके के जो इनके कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उन्हीं सब चीजों को लेकर के। और सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन, जहाँ इनकी सरकारें हैं वहां पर भी और जहाँ सरकारें नहीं है वहां पर भी लगातार काम। ठीक है, तो आरएसएस का सपोर्ट बीजेपी के लिए जरूरी है और वो फायदेमंद भी समय समय पर साबित होता रहा है। बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास समय इतना ही लोकतंत्र में आज। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो चिंतन बैठक का दौर जारी है। इस बैठक में और क्या कुछ निकलता है और आने वाले समय में इस तरीके और कौन कौन सी बैठकें होती हैं जो संघ के जरिए कम से कम बीजेपी को फायदा पहुंचाती हुई दिखाई देंगी, उनकी नीतियों को बदलती हुई दिखाई देंगी, इस पर भी नजर रहेगी। लोकतंत्र में आज बस इतना ही।